हेलो स्टूडेंट्स, मैं चंद्र प्रकाश सोलंकी आपका अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हमने न्यूमेरिकल्स की बात की, इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा से संबंधित, और आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इसका नाम है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था, बट वो थोड़ा शॉर्ट में था। आज हम इसको बड़े ही अच्छे से समझेंगे। स्पेक्ट्रम क्या चीज़ होती है, कितने तरह के होते हैं, कैसे प्राप्त होते हैं हमको। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। स्पेक्ट्रम में सबसे पहले स्पेक्ट्रम की परिभाषा क्या है, स्पेक्ट्रम है क्या चीज़। देखिए, आपको पहले ही बता चुके हैं कि मतलब हर प्रकार की ऊर्जा के लिए एक उस ऊर्जा का, अगर उस ऊर्जा को हम विद्युत चुंबकीय तरंग मान लीजिए वो ऊर्जा एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो वो ऊर्जा या फिर विद्युत चुंबकीय तरंग अगर एक फिक्स ऊर्जा की है तो इसका मतलब उसका एक फिक्स तरंगदैर्ध्य है और उसकी एक फिक्स आवृत्ति है, ठीक है। और इस प्रकार मुझे कई सारी विद्युत चुंबकीय तरंगें, मतलब ऊर्जा कह सकते हो, कई सारी विद्युत चुंबकीय तरंगें मिली, कई सारी, वो सब अलग अलग ऊर्जा की है, तो उन सब की जो तरंगदैर्ध्य है वो सबकी अलग अलग है। और इसी प्रकार आवर्ती भी सेम तरंगदैर्ध्य की कहानी है, सेम आवर्ती की कहानी है, ठीक है। और जिस प्रकार एक पर्टिकुलर ऊर्जा की अपना एक पर्टिकुलर वेवलेंथ तरंगदैर्ध्य होती है, उसी प्रकार एक पर्टिकुलर आवर्ती भी होती है हर एक ऊर्जा की, हर एक विद्युत चुंबकीय तरंग की। तो मान लीजिए बहुत सारी विद्युत चुंबकीय तरंगें आई, ऊर्जा आ रही है, हमने सबकी वेवलेंथ तरंगदैर्ध्य कैलकुलेट की या फिर आवर्ती कैलकुलेट की, दोनों में से एक कैलकुलेट करना है। और आवर्ती और तरंगदैर्ध्य कैलकुलेट करके हमने एक स्केल बनाई। यहाँ पर हम एक स्केल बनाते हैं। जैसे ये हमने स्केल बनाई, आप कह सकते हैं यहाँ पर हमने इसको यहाँ पर आपने समझ लीजिए एक ब्लैक स्ट्रिप ले ली है, पट्टी ले ली है, और यहाँ पर नीचे स्केल है। नीचे स्केल माने यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे हमारी स्केल में कैसे लिखा होता है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब क्योंकि हम तरंगदैर्ध्य माप रहे हैं तो वो सेंटीमीटर में नहीं होता ना, वो नैनोमीटर में होता है। तो उसी जिस तरह का तरंगदैर्ध्य होता है, समझ लीजिए उसी तरह की स्केल है। यहाँ पर कुछ नैनोमीटर, फिर इस तरीके से आप बढ़ते हुए नैनोमीटर में चलते, इस तरह की आपके पास स्केल है। स्केल ऐसी है ताकि जो तरंगदैर्ध्य मिली उसको आप इस पर मार्क कर सकते हैं। जैसे कि मेरे को एक तरंगदैर्ध्य मिली है, जैसे मान लीजिए तरंगदैर्ध्य मिल गई 400 नैनोमीटर के लिए, 400 नैनोमीटर की तरंगदैर्ध्य मिल गई अपन को, 400 नैनोमीटर की एक तरंगदैर्ध्य मिली यहां पर। और इस तरंगदैर्ध्य का यहाँ पर मुझे 400 नैनोमीटर की एक तरंगदैर्ध्य मिली है, और मेरा 400 नैनोमीटर यहाँ पर लिखा हुआ है मान लीजिए। तो मैं 400 नैनोमीटर की तरंगदैर्ध्य के लिए मैं यहाँ पर एक लाइन बना दूंगा इस तरीके से। मुझे 400 नैनोमीटर की एक तरंगदैर्ध्य मिली, तो मैंने 400 नैनोमीटर यहाँ था, तो मैंने यहाँ पर 400, फिर मैं यहाँ पर जैसे 450 नैनोमीटर, मैं यहाँ पर 500 नैनोमीटर लिख देता हूँ, यहाँ पर 550 नैनोमीटर, यहाँ पर 600 नैनोमीटर, 650 नैनोमीटर, 700 नैनोमीटर, 750 नैनोमीटर। अब मान लीजिए मेरे को एक तरंगदैर्ध्य मिली जो मुझे 750 नैनोमीटर की एक तरंगदैर्ध्य मिली। चलिए, मुझे 750 नैनोमीटर की तरंगदैर्ध्य मिली, मैंने यहाँ पर एक मार्क कर दिया, इस तरीके से मैंने इस तरीके से मार्क कर दिया। फिर मेरे को और एक तरंगदैर्ध्य मिली, जैसे जैसे जो तरंगदैर्ध्य मिल रही है उसका तरंगदैर्ध्य निकाला, जो ऊर्जा मिल रही है उसका तरंगदैर्ध्य निकाला, और जो तरंगदैर्ध्य आया उसको मैं इसमें स्केल पर यूं बना रहा हूं, ठीक है। और कैसी मिल गई, जैसे मान लीजिए मेरे को 500 की मिल गई, ठीक है। तो 500 की मिल गई, तो यहां पर ये मैंने यहां पर इस तरीके से बना लिया। फिर 550 की भी मिल गई मान लीजिए, ऐसे। तो अगर जो भी तरंगदैर्ध्य मेरे को मिली, अगर मैंने उनको निकाल कर इस स्केल पर जमा लिया इस तरीके से, तो आप देख रहे हो यहाँ पर जो मेरे को ऊर्जा मिल रही थी उस वाली तरंगदैर्ध्य को मैंने एक स्केल पर एक बड़े अच्छे से व्यवस्थित कर दिया।
एक क्रम से व्यवस्थित कर दिया, है ना, या तो अधिक से कम की तरफ या कम से अधिक की तरफ। आप इधर से समझेंगे तो ये अधिक से कम की तरफ, इधर समझ देंगे तो कम से अधिक की तरफ। तो ये क्रम से उन तरंगदैर्ध्यों को व्यवस्थित कर दिया। इसी प्रकार आवर्ती को भी व्यवस्थित किया जा सकता है। तो इस व्यवस्था को, तरंगदैर्ध्य को, किसी भी विद्युत चुंबकीय तरंग के तरंगदैर्ध्य को क्रमिक रूप से अगर हम बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कर दें तो इस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं उसका। तो ये तरंगदैर्ध्य का है तो ये तरंगदैर्ध्य का स्पेक्ट्रम हुआ। कोई आवर्ती से बनाएगा तो वो आवर्ती का स्पेक्ट्रम होगा। कोई ऊर्जा का स्केल बनाएगा तो ऊर्जा का स्पेक्ट्रम होगा कि इतनी सारी ये ऊर्जा आ रही है, इनमें से ये ऊर्जा है, हमने उसको मार्क कर दिया बढ़ते हुए या घटते क्रम में, तो ये एक स्पेक्ट्रम हो गया। तो आपके सामने एक तरंगदैर्ध्य का स्पेक्ट्रम है। सिंपल सी बात है। अब आप समझ गए होंगे स्पेक्ट्रम क्या चीज है ना। विद्युत चुंबकीय तरंग के जो तरंगदैर्ध्य, जो विद्युत चुंबकीय तरंग आ रही है, आपको जो मिल रही है, उसके तरंगदैर्ध्य को निकाला और उसको अधिक से ज्यादा, अधिक से कम या कम से अधिक के रूप में व्यवस्थित कर दिया एक स्केल पर। तो ये जो आपने व्यवस्था की है उसे हम एक स्पेक्ट्रम बोलते हैं, उस पर्टिकुलर चीज का, है ना, जहां से भी वो आया है उसका स्पेक्ट्रम। वो विद्युत चुंबकीय तरंग कहां से आई थी, जहां से भी आई थी उसका स्पेक्ट्रम। मतलब हाइड्रोजन गैस से आई थी तो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम। ओके, तो ये है स्पेक्ट्रम की परिभाषा। तो हमने स्पेक्ट्रम चीज समझ ली कि होता क्या है। अब स्पेक्ट्रम कितने प्रकार के होते हैं हमने पहले ही पढ़ लिया था। स्पेक्ट्रम दो प्रकार के होते हैं, एक सतत स्पेक्ट्रम और एक रैखिक स्पेक्ट्रम। सतत स्पेक्ट्रम और दूसरा है रैखिक। सतत, रैखिक को असतत भी बोल सकते हैं, जिसको लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ये लाइन स्पेक्ट्रम। क्या होता है सतत स्पेक्ट्रम और रैखिक स्पेक्ट्रम, इसी से ही समझते हैं कि अगर मेरे को कोई विद्युत चुंबकीय तरंगें मिल रही है, कहीं से आ रही है, कहीं से भी आए उसका हम लोड नहीं लेंगे, कहीं से भी आ रही है, मैंने उसके तरंगदैर्ध्य का वही काम करना स्टार्ट किया जो मैंने अभी किया था। अगर मैं इस तरीके से तरंगदैर्ध्य को, जो भी तरंगदैर्ध्य मेरे को मिली, जो भी ऊर्जा आई है, विद्युत चुंबकीय तरंग आई है, उन ऊर्जाओं से मैंने तरंगदैर्ध्य निकाली, हर एक विद्युत चुंबकीय तरंग को पकड़ के उसकी तरंगदैर्ध्य निकाली। तो अगर मैं उसको यहाँ पर मार्क करना स्टार्ट करूँ तो जैसे जैसे मार्क करना स्टार्ट किया तो इसके बाद में 400 नैनोमीटर के बाद में मेरे को 400.1 भी मिल गया, 400.2 नैनोमीटर भी मिल गया, 400.3 भी मिल गया, 400.4 भी मिल गया। तो अगर मैं इस तरीके से यूँ बनाता जाऊँगा और इनके बीच में भी 400 से 400.1 आप कहोगे तो सर जो 400 और 400.1 नैनोमीटर के बीच में कुछ नहीं है क्या, वो भी मिला। अब मैं सबको गिनाते जाऊँ तो फिर लेक्चर इसी में खत्म हो जाएगा। तो अगर मैं उसको यूं बनाते जाऊं, इस तरीके से मेरे को वेवलेंथ तरंगदैर्ध्य मिल गई और बनाता जाऊं तो आपको लगेगा ये पूरा भर जाएगा। मतलब कहीं पर हमें ये काली पट्टी दिखेगी ही नहीं, सारी की सारी हमने तरंगदैर्ध्य से भर जाएगी। तो क्योंकि दो कह सकते हैं, क्योंकि हर कहीं पर आपको काली पट्टी नहीं दिख रही है, कहीं पर भी टूटा हुआ स्पेक्ट्रम नहीं लग रहा है, तो इसे हम सतत स्पेक्ट्रम बोलेंगे। ये नहीं है सतत स्पेक्ट्रम। अगर मैंने कहा हर तरह की तरंगदैर्ध्य मौजूद है, जो विद्युत चुंबकीय तरंग आ रही है तो उसमें कोई किसी एक परास के अंदर, मैं कह रहा हूं किसी एक परास के अंदर हर तरह की विद्युत चुंबकीय तरंगें होना संभव नहीं है, किसी एक छोटे से परास के अंदर। जैसे मान लीजिए 400 नैनोमीटर से 750 की मिली है सिर्फ, इससे भी कम तरंगदैर्ध्य की विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, इससे भी ज्यादा क्या कह सकते हैं तरंगदैर्ध्य की विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है, पर मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मेरे को जो मिली उनकी रेंज 400 से 750 थी, बट जो भी थी 400 750 उसमें सारी मिल गई। 400 से 750 के बीच में मेरे को सारी की सारी मिल गई, मतलब इस रेंज में ये पूरा भर गया। मतलब दो के बीच में कोई गैप नहीं, यहां पर इतना गैप है दो के बीच में। और जो आई थी उनको जब मैंने व्यवस्थित किया, जो विद्युत चुंबकीय तरंग आई थी, तो उनके देखा तो ये सब भर चुका था। दो के बीच में कोई लाइन जगह रह नहीं गई थी। इस तरीके से एक के बाद में एक, एक के बाद में एक, इस तरीके से आता गया, बिल्कुल भी जगह नहीं, और ये इस तरीके से भर गए। तो आप इस स्पेक्ट्रम को क्या कहेंगे? सतत स्पेक्ट्रम। सतत है, एकदम से सतत है, ठीक है नहीं? ये है सतत स्पेक्ट्रम, ये चलता जाएगा, एकदम फिल हो जाएगा, है ना। सतत स्पेक्ट्रम का एक दृश्य मैं आपको दिखाता हूं किस तरह से सतत स्पेक्ट्रम होता है ना। ये एक सतत स्पेक्ट्रम है आपके सामने, ठीक है। ये सतत स्पेक्ट्रम ये यहां पर ही बना था, है ना। और
इसमें देखिए कहीं पर भी काली रेखा नहीं, मतलब ये बीच वाला गैप कहीं नहीं है, हर एक के बाद में नया कोई ना कोई कलर है, कोई ना कोई स्पेक्ट्रम रेखा के लिए अलग अलग कलर से दर्शा दिया गया। ये आपका तब का स्पेक्ट्रम है, ये दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम एक्चुअल में कह सकता हूँ मैं। देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगे कुछ दिखती है और बहुत ज़्यादा नहीं दिखती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की रेंज बहुत ज़्यादा होती है ना। आप जिस प्रकाश को देख रहे हो, ये सूर्य से आने वाला प्रकाश, ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, और जो प्रकाश दिख रहा है उसे हम दृश्य विद्युत चुंबकीय तरंग कह सकते हैं। तो ये जो कलर्स है वो दृश्य विद्युत चुंबकीय तरंग के हैं, और भी विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है इनके अलावा भी, पर अपन को वो दिखती नहीं है। इनको तो लाना बड़ा ही आसान है, प्राप्त करना बड़ा ही आसान है। एक मान लीजिए वाइट लाइट आ रही है, सन से आने वाली जो लाइट आ रही है उसको मैं अगर एक प्रिज्म पर डालूं, आप रे ऑप्टिक्स में ये चीज़ पढ़ेंगे कि जैसे ही उस पर प्रिज्म जो है उस पर अगर हम डालेंगे, जैसे कोई मान लीजिए प्रिज्म है, अगर यहाँ से कोई प्रकाश किरण इस तरीके से इसके ऊपर जाएगी तो फाइनली जो है इससे निकलने के बाद में 7 भागों में 7 कलर में डिवाइड हो जाएगी। इस तरीके से 7 कलर में डिवाइड हो जाएगी, है ना। तो उसमें से ये कलर्स ऐसे रहेंगे, ये वाले कलर कुछ इस तरीके से, मैं आपको बता देता हूँ। ये कलर्स इस तरीके से आपको यहाँ पर मिलेंगे। ये जैसे मान लीजिए इस तरीके से आपने यहाँ पर किया तो ये कलर कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये ऐसे दिखेगा आपको, यहाँ पर ऐसे पट्टी दिखेगी, ठीक है। ये ऐसे, जैसे ये वाइट लाइट आई इसमें से गुजरी तो आपको ऐसे इस तरीके से कलर दिखेंगे। विबग्योर जैसे आपको आपने पहले भी पढ़ा है, विबग्योर का रहता है, मतलब वॉयलेट नीचे, बैंगनी नीचे और रेड सबसे ऊपर, इस क्रम में आपको दिखेगा। तो वो देख भी सकते हो ये स्पेक्ट्रम, ये वाइट लाइट से, सन से आने वाली लाइट जो है उससे जो प्राप्त होने वाला स्पेक्ट्रम है वो ये है। इसके अलावा भी होता है स्पेक्ट्रम, ये ध्यान रखना, मैंने कहा ये दृश्य स्पेक्ट्रम है जो आप देख सकते हैं, तरंगदैर्ध्य का दृश्य स्पेक्ट्रम जो आप देख पा रहे हो, हम देख सकते हैं। इसके अलावा भी होता है पर वो अदृश्य होता है, हमें दिखता नहीं है, ठीक है। तो सतत स्पेक्ट्रम के बारे में बात हो गई। सतत स्पेक्ट्रम के बाद में आता रेखिक स्पेक्ट्रम। आपको पता है रेखिक स्पेक्ट्रम आप खुद देख रहे हैं, जो हमने पहले बनाया वो कैसा स्पेक्ट्रम था, रेखिक ही था, है ना, जिसमें हर तरह की तरंगदैर्ध्य, किसी एक परास के बीच में हर तरह की तरंगदैर्ध्य मौजूद नहीं है। कोई तरंगदैर्ध्य है, कोई एक और तरंगदैर्ध्य आई, उन दोनों के बीच में कुछ गैप है। देखो ये आई, ये आई, इन दोनों के बीच में इतना गैप, इन दोनों के बीच में इतना गैप। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ये वाला जो स्पेक्ट्रम होता है वो रेखिक स्पेक्ट्रम होता है। रेखिक स्पेक्ट्रम ही बहुत आसान, जैसे मान लो कहीं से आ रही है, उसमें हर तरह की ऊर्जा नहीं है। कोई विद्युत चुंबकीय तरंगों का बहुत सारा सेट आ रहा है, उसमें हर तरह की ऊर्जा नहीं है। एक ऊर्जा 2 ऊर्जा है मान लीजिए किसी की, और किसी की 3 है, तो 2.1 नहीं है, 2.2 नहीं है, 2.3 नहीं है। इस तरीके से बहुत सी ऊर्जा नहीं है, 2 है सीधी 3 है, तो 2 के लिए कोई एक तरंगदैर्ध्य होगी, 3 के लिए कोई एक और तरंगदैर्ध्य होगी, और इन तरंगदैर्ध्यों के मान में अंतर होगा। जिस प्रकार ऊर्जा के मान में अंतर है उसी प्रकार तरंगदैर्ध्य के मान में अंतर होगा। तो ये वाली तरंगदैर्ध्य कहाँ है, नहीं है उसके अंदर, तो वो नहीं दिखाएगा, तो आपको गैप दिखाएगा, वो रेखिक स्पेक्ट्रम हो गया। रेखिक स्पेक्ट्रम को अपन ऐसे भी समझ सकते हैं, हमने, आप याद कीजिए, हमने क्या कहते हैं ऊर्जा स्तर पढ़ा था। ऊर्जा स्तर, इस तरीके से हमने ऊर्जा स्तर पढ़ा था। और ऊर्जा स्तर में जैसे मान लो मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो ये -13.6 था, ये -3.4 था, ये -1.51 था और -0.85, ये ऊर्जा स्तर थे हाइड्रोजन के, है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ओके, अब आप खुद देखें, मान लीजिए जो आपको स्पेक्ट्रम मिलेगा, उत्सर्जित स्पेक्ट्रम के बाद जो निकलेगा, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है ना, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो देखिए कितनी ऊर्जा निकाली उसने, यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं लगभग 12.75 की ऊर्जा उसने निकाल दी। कितनी ऊर्जा, लगभग मैं बात कर रहा हूँ 12.75 की। कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे भी आ सकता है, इस समय कितनी ऊर्जा निकालेगा, ये 12.01 की लगभग ऐसा है, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और मान लीजिए कोई इधर से इधर भी आ सकता है, तो कितनी ऊर्जा निकालेगा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट समथिंग।
अब आप देखिए इनके अलावा भी कोई जैसे 12.75 और 12.0 में से इनके बीच में कोई ऊर्जा निकाल सकता है क्या? इसमें से नहीं, इनके बीच में कोई ऊर्जा निकल नहीं सकती। तो और देखिए सीधा 10.2 आ रहा है, तो मतलब इसमें आप क्या देख रहे हो कि आपको हर तरह की ऊर्जा निकल नहीं सकती, उससे हर तरह की ऊर्जा इससे नहीं प्राप्त हो सकती। इलेक्ट्रॉन हर तरह की ऊर्जा नहीं निकाल सकते। तो इस केस के अंदर आप देखेंगे कोई कोई तरंगदैर्ध्य मिलेगी। तो ये कैसा, अगर इनका स्पेक्ट्रम बना दिया जाए, इन सभी ऊर्जाएं निकली, इन ऊर्जा से क्या नाम है संबंधित तरंगदैर्ध्य निकाल कर उनका स्पेक्ट्रम बनाया जाए, तो स्पेक्ट्रम कुछ ऐसा ही तो मिलेगा। हर तरह की ऊर्जा नहीं निकालते। जैसे मान लो 10.2 है तो 10.3 नहीं निकालता, 10.4 नहीं निकालता, 10.5 नहीं, हर तरह की नहीं निकालता है। ये फिक्स गैप होता है ना, ये इतना है, ये इतना निकाल सकता है, इतना निकाल सकता है, हाँ इतना निकाल सकता है, ये वाली ऊर्जा निकाल सकता है, ये वाली ऊर्जा निकाल सकता है, हर प्रकार की नहीं निकाल सकता, कहने का मतलब है। तो इसका मतलब हर प्रकार का तरंगदैर्ध्य नहीं मिलेगा, तो ये वाला इससे स्पेक्ट्रम मिलेगा, तो कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा स्पेक्ट्रम? ये है कौन सा स्पेक्ट्रम? रेखिक स्पेक्ट्रम। रेखिक स्पेक्ट्रम पहले ही बना चुका हूं, ठीक है। आप एक और डायग्राम से समझ सकते हैं रेखिक स्पेक्ट्रम को अच्छे से, रेखिक और सतत, और दोनों को ही समझ सकते हैं इस तरह से, इस डायग्राम से। ये रेखिक, ये हो गया सतत, ये सतत, और ये हो गया रेखिक, है ना। वैसे हमने बोर्ड में भी अपने बना लिया है ये सब चीज़ें, दोनों ही आपको दिख रही है अच्छे से। तो ये सतत और रेखिक की बात हो चुकी है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसकी। अब एक बात आपको कंफर्म हो गई होगी कि जितने भी परमाणु हैं वो किस तरह का स्पेक्ट्रम बना सकते हैं। अभी मैंने ऊर्जा स्तर बनाया, हर एक परमाणु का अपना एक यूनिक ऊर्जा स्तर होता है। मतलब जैसे मैंने कहा हाइड्रोजन का पहला ऊर्जा स्तर में -13.6, किसी और का हो सकता है क्या -13.6? पहले का नहीं हो सकता ना। तो हर एक परमाणु का अपना यूनिक ऊर्जा स्तर होता है, और आगे वाले भी ऊर्जाएं जो होती है यूनिक होती है। यूनिक का मतलब जैसा हर एक का नहीं होता, उसका अपना एक फिक्स पैटर्न रहता है। पहले ऊर्जा स्तर में कितनी ऊर्जा, दूसरे में कितनी ऊर्जा, ऐसा किसी का मैच नहीं करता किसी दो परमाणु का। तो इसका मतलब है कि किसी भी दो परमाणु के अंदर, इसका मीनिंग ये हुआ देखो ये कोई ऐसे ऊर्जा स्तर है, ये हर एक का अपना पैटर्न होगा, हर एक के अंदर ये गैप चेंज रहेंगे, है नहीं। तो जो इलेक्ट्रॉन जो है, जो ऊर्जा निकालेंगे, वो हर एक के अंदर अपना एक अलग ही हिसाब से ऊर्जा निकालते रहेंगे। कोई इलेक्ट्रॉन मान लो ऊपर से नीचे आ रहा है, तो भले ही जैसे हाइड्रोजन में चौथे से पहले में आया है, किसी हीलियम आयन में चौथे से पहले पर आएगा, तो उस समय कोई और ऊर्जा निकालेगा। तो हर एक, और आप देख रहे होंगे किसी एक परमाणु के बारे में सोचें तो वही वाली बात जो भी मैंने समझाई थी, हर तरह की ऊर्जा नहीं निकाल सकता, क्योंकि ये तो ऊर्जा के फिक्स ऊर्जा स्तर में रहते हैं, हर एक की ऊर्जा स्तर फिक्स है। तो ऊपर से नीचे जब एक ऊर्जा से दूसरे ऊर्जा स्तर में आएगा तो वो फिक्स ऊर्जा ही निकालेगा। उन दोनों के बीच की रेंज की ऊर्जा कहीं आपको उस केस में नहीं मिलेगी उस परमाणु के अंदर। तो एक बात तो हम समझ गए, परमाणुओं से निकलने वाली जो परमाणु है उससे जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो कैसा होगा, सतत या फिर रेखिक। ये आपको अब तक समझ में आ जाना चाहिए। उससे जो आपको स्पेक्ट्रम मिलेगा वो रेखिक स्पेक्ट्रम मिलेगा। क्यों? कि हर एक ऊर्जा नहीं निकाल सकता। अब यहाँ से यहाँ वाली ऊर्जा निकालेगा, यहाँ से यहाँ वाली ऊर्जा निकालेगा, ये ऊर्जा अलग है, ये ऊर्जा अलग है, उन दोनों के बीच में गैप है, ये ऊर्जा निकालेगा। जैसे मैंने यहाँ पर इतनी ऊर्जाएं बनाई है, क्या बताओ इस कंडीशन में इन जैसे मान लीजिए 4 है, एक और कौन सी रह गई है इसके अंदर, यहाँ से यहाँ वाली रह गई है। ये देखो मैंने क्या कह सकते हैं, इतनी 6 ऊर्जाएं निकाली है, इससे अब 6 ही निकल सकती। आप और बता दीजिए कोई निकल पा रही हो। तो ये 6 मान ही है ऊर्जाओं के। जब ये चौथे में पड़ा हो इलेक्ट्रॉन और वो जब नीचे आ रहा हो तो इन 6 स्टाइल से नीचे आ सकता है ना। 7वीं स्टाइल नहीं है नीचे आने की, मतलब 6 प्रकार की ऊर्जा निकाल सकता है, और इसका मतलब 6 ही तरंगदैर्ध्य मिल सकती है, और सिर्फ 6 तरंगदैर्ध्य, और बाकी वाली तरंगदैर्ध्य इनके बीच में जो 6 मिली उनके बीच में कोई तरंगदैर्ध्य नहीं मिलेगी। तो इसका मीनिंग है आपको असतत स्पेक्ट्रम मिलेगा, या फिर कह सकते हैं रेखिक स्पेक्ट्रम मिलेगा। ओके, अब जो ये स्पेक्ट्रम जो है, जो परमाणुओं से निकलने वाले स्पेक्ट्रम को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक को हम बोलते हैं उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, और दूसरा है अवशोषण स्पेक्ट्रम। पहले हम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम को समझ लेते हैं, फिर बात करते हैं अवशोषण स्पेक्ट्रम की।
उत्सर्जन स्पेक्ट्रम क्या है? देखिए, आपको अभी तक मालूम हो चुका होगा कि परमाणु ऊर्जा लेते हैं और ऊर्जा लेकर उत्तेजित अवस्थाओं में चले जाते हैं, मतलब उनके जो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उत्तेजित अवस्थाओं में चले जाते हैं। जैसे वो चौथे कक्षा में चला गया था अभी, तो वो कैसे हुआ? ऊर्जा लेकर हुआ। अब वो क्या होगा? वहां पर बैठा रहेगा क्या? नहीं, मैंने कहा था वो वहां से सीधा नीचे आता है। तो नीचे आने के लिए अभी देखो मैंने कितनी स्टाइल बताई थी, चौथे से नीचे आया, 6 स्टाइल बताई थी, तो 6 तरीकों से नीचे आ सकता है, ठीक है कि नहीं? तो ये 6 प्रकार की ऊर्जा क्या कर रहा है? उत्सर्जित, 6 प्रकार की ऊर्जा। तो और इससे जो स्पेक्ट्रम मिलेगा उसे हम बोलते हैं उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। जब हम इसका स्पेक्ट्रम बनाएंगे, चौथे से जब वो नीचे की तरफ कूद रहा है, तो उस समय का जो स्पेक्ट्रम बनेगा तो वो उसे स्पेक्ट्रम को हम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम बोलेंगे, क्योंकि उस समय ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है। तो जो तरंगदैर्घ्य या फिर आवर्ती का जो स्पेक्ट्रम होगा उसे हम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें, वापस हमें हाइड्रोजन ठीक रहता है, बार बार एक एग्जाम्पल जिससे हमें समझ में आ जाता है, नहीं तो हर एक के लिए कैलकुलेशन करनी पड़ती है कि इसमें इतनी ऊर्जा, हम हाइड्रोजन का पढ़ चुके हैं ना। इस तरीके से मान लो कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो देखिए वो कैसे आ सकता है। देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कैसे गया, देखो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी कहानी है, इसको आप अच्छे से समझें। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था और मतलब यहाँ पर है, इसका मतलब पहले कहाँ पर था? पहले वो यहाँ पर था अपनी निम्नतम अवस्था में। इलेक्ट्रॉन हमेशा अपनी अगर ऊर्जा लेता है तो निम्नतम अवस्था से ही ऊर्जा लेता है। ऐसे नहीं हुआ कि जैसे मान लीजिए यहाँ से चौथे पे गया और ऊर्जा तो और भी मिल रही है, ऊर्जा तो लगातार मिल रही है, तो यूँ नहीं कि अब थोड़ी और ऊर्जा लेकर और ऊपर जाके घूम लिया जाए, ऐसा नहीं होता इलेक्ट्रॉन्स के अंदर। ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए। मतलब जो ऊर्जा लेने का काम होता है, ऊर्जा लेने का जो घर है वो पहला घर ही है। यही एक ऐसी जगह है जहां से इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ले सकता है और लेकर अपने उच्चतम कोई अवस्था में चला जाएगा। जैसे मान लीजिए ये चौथे में गया ना, तो पहले ग्राउंड में ही था, ये पक्की बात है, इसकी पहले कहानी यहां पर ही थी और यहां पर चला गया, यहां पर 10⁻⁻1 सेकंड से भी कम समय में नीचे आ जाएगा, है ना। तो यहां पर गया, जैसे यहां पर था, यहां पर गया, ऊपर आ गया। अब ऊपर से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, सॉरी, ऊर्जा नहीं ले सकता। इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखना, ऊर्जा लेने का जगह यहां पर ही। और हाँ, वापस आते समय वो कैसे भी आ सकता है, जैसे मैंने अभी भी पहले भी बताया, वापस आते समय वो कैसे भी आ सकता है। जाने का स्टाइल एक जैसा ही है, निम्नतम से, यहां से ऊर्जा लेकर वो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। यहां से ऊर्जा लेकर इधर गया, अब इधर से ऊर्जा लेकर यहां नहीं जा सकता। ऊर्जा ले भी सकता है, मतलब ऊर्जा है अवेलेबल लेने के लिए, पर नहीं लेगा, यहां से नहीं लेगा। तो कैसे ले लेगा? मान लो ऊपर इधर के जाना है, इसका मन हो गया तो वापस नीचे आएगा और फिर ऊपर जा सकता है इधर, तो नीचे आकर फिर जाना पड़ता है उसको, है ना। वापस अपने घर में आकर ऊर्जा लेने का जगह यहीं पर है, यही ऊर्जा लेने की जगह है। ओके, निम्नतम अवस्था, मूल अवस्था। अब वापस आने का स्टाइल, यहां से यहां आ सकता है। ये देखो, ये डायरेक्ट यहां से यहां आ सकता है। दूसरी बात, अब जैसे मान लो यहां से यहां आ गया, सर अब दूसरी स्टाइल क्या, यहां से तो आ गया, पर देखिए मैंने अब आपको क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन 10⁻⁻1 8 सेकंड में ये संक्रमण कर लेता है। मतलब 1 सेकंड में कितने बार करता है? करोड़ों बार। ये संक्रमण 1 सेकंड में करोड़ों बार हो जाता है। तो आप यकीन मानिए, जब करोड़ों बार हो जाएगा तो मैं सारी कंडीशन सफल हो सकती है। जैसे मान लीजिए अगली बार, जैसे उन करोड़ों बार के अंदर अगली बार फिर चौथे में जाएगा, तो जरूरी थोड़ा ना कि वो यहां से डायरेक्ट यहां आ जाएगा, तो वो अब की बार में शायद वो यहां से यहां आ जाए, ठीक है, और फिर यहां से यहां आकर फिर यहां से यहां आए, ये सभी तो हो सकता है। ये दूसरा तरह का स्टाइल है उसके आने का, है ना। मान लीजिए उन करोड़ों में एक बार ऐसा हुआ कि जब वो यहां से यहां चौथे में गया, तो यहां से यहां नहीं आया, वो डायरेक्ट यहां से पहले यहां आया और फिर यहां से यहां आया, ठीक है। तो इस तरीके से आपके संक्रमण हो सकता है। तो होता एक ही स्टाइल से, या तो ये होगा, या फिर ये होकर ये हो सकता है, या फिर ये होकर ये हो सकता है। एक और काम हो सकता है, मान लीजिए जैसे यहां से यहां आया, एक और स्टाइल हो सकती है, जब यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां आया, फिर इसने कहा यहां से यहां आते समय एक और जगह रुक जाए, ऐसे यहां पर यहां से यहां आया, फिर यहां से यहां, फिर ये यहां से यहां आया। तो मतलब अलग अलग स्टाइल से, तो करोड़ों बार, एक ही सेकंड में करोड़ों बार आ जाता है। तो ये मैं कह सकता हूं कि हर एक तरंगदैर्घ्य मिलेगी, संभव है। क्योंकि एक दो बार, जैसे मान लो ये कहता हूँ भाई 10 बार ही गया, तो 10 बार गया सर, 10 बार में कभी 5वें में भी जाएगा, चौथे में जाएगा तो एक आध ये बताएगा, फिर कोई 5वें में भी जाएगा, तो उसमें सर ये सारी थोड़ी ना मिलेगी,
यस, सब नहीं मिल सकती, पर मैं तो कह रहा हूं एक ही सेकंड में करोड़ों बार चला जाएगा, तो आप कहेंगे कि ना हाँ बस सर हर तरह की संभावना उस समय हो जाएगी, है ना। ओके, तो ये कोई फिक्स नहीं है कि इलेक्ट्रॉन पक्का यहीं से, जब यहां पर था तो यहीं पर आएगा। ये अपनी अपनी उसकी रैंडम प्रकृति है, यादृच्छिक रूप से आता है, कोई इस पे बाउंडेशन नहीं है। ओके, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन आता है। इस प्रकार जो उत्सर्जन है, हर एक स्टाइल में ऊर्जा निकली, हर एक स्टाइल से आने पर ऊर्जा निकली। ये यहाँ से ऊर्जा निकली, यहाँ से ऐसा ऊर्जा निकली, ये ऊर्जा निकली। चौथे से इसी प्रकार आ सकता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 तरीके से आ सकता है। और आप बता दीजिए कोई और हो तो, इसके अलावा नहीं मिलेगा अपन को, इन 6 स्टाइल के अलावा कोई किसी प्रकार से वो आ सकता है। 6 प्रकार की ऊर्जा जब चौथे से आ रहा है, 5 से आएगा तो ज़्यादा बताएगा, थोड़ा और एक्स्ट्रा होगा। तो ये 6 प्रकार के, तो इन 6 प्रकार की ऊर्जा से 6 तरंगदैर्ध्य मिलेगी। तो आपको मालूम है 6 तरंगदैर्ध्य, तो ये असतत स्पेक्ट्रम होगा जो स्पेक्ट्रम बनाऊंगा, या फिर रैखिक स्पेक्ट्रम होगा। ओके, तो अगर कोई कह दे कि भाई मान लो चौथे में है तो कितनी स्पेक्ट्रमी रेखाएं आएगी, उत्सर्जन स्पेक्ट्रमी रेखाएं, तो आप कहेंगे 6। फिर वो कहेगा 5 में, फिर आप बनाते थोड़े ना रहेंगे हम कि 5 से जब नीचे आएगा तब कितनी उत्सर्जन स्पेक्ट्रमी रेखाएं होगी, ऐसे थोड़ा ना कैलकुलेट कर सकते हैं अपन हर एक के लिए डायग्राम बनाने। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आप ध्यान रखना, n-1/2 एक फॉर्मूला है। इससे आपको मालूम पड़ जाएगा किसी भी कक्षक के अंदर है और वहां से जब वो नीचे आएगा, निम्नतम स्तर में आएगा, तो कितनी स्पेक्ट्रमी रेखाएं बन सकती है। जैसे 4 के लिए तो क्या हो जाएगा, 4 -1/2, 3 दूने 6। इस तरीके से किसी भी कक्षक के अंदर या फिर किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉन बैठा है उच्चतम अवस्था में, तो वो ग्राउंड स्टेट में जब आएगा तो कितनी स्पेक्ट्रमी रेखाएं मिल सकती है, 6 मतलब इतनी स्पेक्ट्रमी रेखाएं मिल सकती है। कोई nवें कक्षक में तो इतनी स्पेक्ट्रमी रेखाएं, चौथे में है तो 6। तो ये हो गया आपके उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, जो है इस उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। ये कैसे प्राप्त किया जाता है, बहुत ही आसान है। मान लीजिए किसी का भी उत्सर्जन स्पेक्ट्रम प्राप्त करना है तो उसको गर्म कर दी। जैसे मान लीजिए मुझे किसी भी धातु का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम प्राप्त करना है, धातु के परमाणु का, तो मैं उसको गर्म कर लूँगा, और गर्म करके और मान लीजिए प्रिज्म के अंदर से निकाल लीजिए उसको, जैसे अभी निकाला था, गर्म किया, उससे एक प्रकाश निकला, फिर उसको प्रिज्म से निकाल दीजिए तो अपने आप वो एक स्पेक्ट्रम मिल जाएगा, वो स्पेक्ट्रम अपन को दिख जाएगा। इस तरीके से किसी भी चीज़ का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम निकालने के लिए वो पहले से वो उसको अपन को उत्तेजित करना पड़ेगा। कहने का मतलब है उसको पहले से ही खूब सारी ऊर्जा देनी पड़ेगी, तब आपको, जैसे मान लीजिए किसी गैस का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम निकालना है तो आप पहले गैस को गर्म करें। गर्म करने से क्या होगा, उसके सारे इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाएंगे, वो सब कुछ क्या कह सकते हैं हायर स्टेट में चले जाएंगे, है ना। तो जब वो हायर स्टेट में चले जाएंगे और फिर जब नीचे आएंगे तो क्या होगा, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम मिलेगा। तो गर्म गैस से उस गैस का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम मिलेगा, है ना। गर्म धातु से तो धातु के परमाणु का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम मिलेगा। तो बहुत आसान है किसी का भी उत्सर्जन स्पेक्ट्रम प्राप्त करना। उसको गर्म कर लीजिए तो सारे इलेक्ट्रॉन ऊर्जा मिल जाएगी, गर्म करने से उनको इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलेगी और वो सब पहले से यहाँ पर चले जाएंगे सारे। और अब जब नीचे आएंगे तो देखिए उत्सर्जन स्पेक्ट्रम ही मिलेगा उस केस में, है ना। तो ये है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की कहानी। इस तरीके से हमें स्पेक्ट्रम, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम मिल सकता है। अब हम बात करते हैं अवशोषण स्पेक्ट्रम की। तो अवशोषण स्पेक्ट्रम की बात करें हम, अवशोषण स्पेक्ट्रम, अवशोषण स्पेक्ट्रम क्या होता है, सेम ये भी उत्सर्जन की तरह, छोटा सा फर्क है इसके अंदर और उत्सर्जन वाले में, वो अपन अच्छे से समझेंगे। अवशोषण स्पेक्ट्रम ये होता है, जैसे मान लीजिए अगर किसी परमाणु को ऊर्जा दी जाए तो वो ऊर्जा ले लेगा उससे। अगर ऊर्जा दी, मान लीजिए किसी परमाणु को कोई ऊर्जा दी, उसमें से इलेक्ट्रॉन ने ऊर्जा ले ली, तो फिर वो ऊर्जा जो आ रही थी उसमें से कुछ ऊर्जा ले ली, तो वो ऊर्जा वाली चीज़ गायब हो गई, वो ऊर्जा गायब हो गई, उस ऊर्जा का तरंगदैर्ध्य गायब हो गया। जब यही ऊर्जा आगे जाएगी तो ये गायब हो गई, और ये गायब वाली चीज़ आगे क्या बना देगी, वो काली छाया बना देगी। मतलब कि वो वाला जो तरंगदैर्ध्य वो वहाँ से गायब हो जाएगा, मिलेगा ही नहीं। कहने का मतलब है, एक बात बताता हूँ, जैसे मैं बात कहूँ आपको, जैसे एक वाइट लाइट यहाँ से आ रही है, मान लीजिए, है ना, कोई भी तरह की ऊर्जा आ रही है, कोई भी तरह का मान लीजिए तरंगदैर्ध्य, क्या कह सकते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग आपके आ रही है। इसको मैं किसी गैस में से गुजारता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर कोई एक गैस है, मान लीजिए कोई गैस है, इसमें से गुजारा, ये क्या है, ऊर्जा, खूब सारी ऊर्जा इसको इस गैस में से गुजारा।
और यहाँ पर एक मैंने यहाँ पर आप समझ लीजिए, या फिर मैंने इधर इस तरीके से स्क्रीन रख दी है यहाँ पर, ठीक है, और स्क्रीन रख दी है, और आप चाहें तो यहाँ पर एक प्रिज्म बीच में और रख सकते हैं ताकि आपको अच्छे से मिल भी जाए, ठीक है। तो यहाँ से ऊर्जा आएगी, और यही ऊर्जा जब इसमें से आएगी तो कुछ इसके इलेक्ट्रॉन जो है ऊर्जा ले लेंगे, और जब ये ऊर्जा ले लेंगे तो जो भाई यहाँ से ऊर्जा आई, कुछ इन्होंने ले ली, तो बची हुई यहाँ पर आएगी, बची हुई यहाँ पर आएगी, यहाँ पर गिरेगी, तो यहाँ पर स्पेक्ट्रम मिलेगा, जैसे अभी आपने देखा था। अब क्या होगा, जैसे कि इसमें से कुछ ऊर्जा आ रही थी, और उस ऊर्जा में कुछ ऊर्जा इसमें से मान लीजिए इन्होंने ले ली, है ना, इन्होंने एब्जॉर्ब कर ली, यहाँ पर एब्जॉर्ब कर ली, कोई ऊर्जा एब्जॉर्ब कर ली। अब वो ऊर्जा जो एब्जॉर्ब कर ली उसका एक तरंगदैर्ध्य था, तो इन्होंने जब वो ऊर्जा खा ली तो फिर यहाँ पर फिर क्या मिलेगी, वो तरंगदैर्ध्य मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा ना, तो उसकी जगह पर क्या मिल जाएगी, काली लाइन बन जाएगी, जैसे इस तरीके से आपको मिल जाएंगे उधर, है ना। तो इस तरीके से अब भरा हुआ रहेगा, बट ये जो काली लाइंस जो है, काली जगह है जो है, मान लीजिए सतत आ रहा है, मान लीजिए सतत स्पेक्ट्रम था, उसमें एक पर्टिकुलर रेंज में सारी थी, इस रेंज में आने वाली सारी उसके पास मौजूद थी, परंतु इससे निकलने के बाद वो उसमें से बहुत सी इन इलेक्ट्रॉनों ने खा लिया, तो बाद में कुछ इस तरीके से मिला। और भी है, हम सब बनाने तो हम नहीं बैठेंगे, बहुत से लाइनें मिली और बहुत सी नहीं मिली, तो इसका मीनिंग है जो बहुत सी नहीं मिली वो कहाँ गई, वो इलेक्ट्रॉन ले ली, है ना। तो ये वाला जो स्पेक्ट्रम मिला इसे हम अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं, समझ गए। जब इस तरीके से जो हमें स्पेक्ट्रम, जो अब ये स्पेक्ट्रम मिल रहा है, उस स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं उस परमाणु का या उस गैस का, उस तत्व का अवशोषण स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो ये स्पेक्ट्रम कहलाता है अवशोषण स्पेक्ट्रम। एक मजेदार बात यह है जो मैं आपको बताऊंगा स्पेक्ट्रम, उत्सर्जन और अवशोषण स्पेक्ट्रम के अंदर, जैसे उत्सर्जन, इसमें भी मैं एक बना देता हूं, ऊर्जा स्तर बना देता हूं ताकि इसको भी समझ में आ जाए आपको अच्छे से। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था, एक बात आपको एक मालूम तो पहले ही चल गई है कि इलेक्ट्रॉन जो है ऊर्जा जो अवशोषित है वो ग्राउंड स्टेट में ही कर सकता है, ये बात मैं क्लियर कह चुका हूँ आपको, और ये समझ लेनी है। मतलब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है यहाँ पर, तो यहाँ से चौथे में जाएगा तो इस तरीके से जा सकता है, यहाँ से तीसरे में जाना है तो इस तरीके से, यहाँ से अब वापस आएगा तो ये तो अवशोषण स्पेक्ट्रम नहीं हुआ, अवशोषण स्पेक्ट्रम तो ये रहा, है ना, वापस आएगा तो अवशोषण स्पेक्ट्रम थोड़ा कहलाएगा, ये तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहलाएगा। और फिर अवशोषण स्पेक्ट्रम कैसे मिल सकता है, ऐसा, क्योंकि देखो ऊर्जा लेने का काम कहाँ से हो सकता है, ग्राउंड स्टेट से, तो अवशोषण स्पेक्ट्रम कम मिलते हैं। आप ये तो पता चल गया होगा कि अवशोषण स्पेक्ट्रम क्या मिलेंगे, कम, है ना। जैसे मान लीजिए चौथे तक जाना है ये, और चौथे से कोई आ रहा है, देखो चौथे तक जाने के लिए एक ही स्पेक्ट्रम रेखा है, एक ही तरीका है चौथे तक जाने के लिए, अवशोषण स्पेक्ट्रम एक ही मिल सकता है, जैसे ये वाला। अब चौथे तक के लिए एक ही है, अब आप देखिए चौथे से जब वापस आएगा उत्सर्जन स्पेक्ट्रम तो कितने होते, 6, है ना। तो ये आप समझ गए होंगे, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम जो है वो ज़्यादा होते हैं और स्पेक्ट्रम रेखाएं ज़्यादा होती है, इसे हम स्पेक्ट्रम रेखाएं बोलते हैं, और अवशोषण क्या होते हैं, कम। और इसके अंदर एक और बात जो है वो आपको ध्यान में रखनी है कि देखिए यहाँ पर जो है एक उत्सर्जन स्पेक्ट्रमी रेखा आपको दिख रही है, ये वाली, अच्छे से देखिए, इसमें एक पर्टिकुलर ऊर्जा निकली, कितनी ऊर्जा निकली, 0.85 में से इसको घटा दीजिए 12.75, ठीक है। अब मुझे इसमें बताओ, जब वो ये यहाँ से यहाँ गया, जब ये यहाँ से यहाँ गया तो बताइए कितने तरह की ऊर्जा निकली, सॉरी कितनी ऊर्जा निकली, सॉरी ली इन्होंने, इस समय ली गई ऊर्जा, तो कितनी ऊर्जा ली, सेम वही है ना, 12.75, क्योंकि यहाँ पर तो वही वाली कहानी है, ये आप समझ चुके हैं, ऊर्जा को हमने पहले ही पढ़ लिया है। तो इसका मीनिंग है यहां से यहां जाने में भी उसको कितना चाहिए, 12.75, मतलब यहां से यहां के लिए अगर 12.75 ऊर्जा निकली इस स्पेक्ट्रमी रेखा के लिए, तो इसके अंदर भी कितनी लेगा, 12.75। तो एक्चुअल में जो अवशोषण में जो मिली स्पेक्ट्रमी रेखा वो बाकायदा किस में मिलती है, उत्सर्जन में जरूर मिलती है, पक्का मिलेगी, ठीक है। देखो इसमें ये मिली, यहाँ से ये वाली, इसका देखते हैं, ये वाली है फर्स्ट से थर्ड, तो फर्स्ट से थर्ड में आती हुई भी दिख रही है, ये रही, देखो फर्स्ट से थर्ड आ रही है कि नहीं आ रही है,
फर्स्ट से थर्ड। वहां पर भी मिल रही थी, यहां पर वो कंपलसरी मिलती है। और देख लीजिए ये वाली स्पेक्ट्रम रेखा है, वो वाली वहां पर भी मिलती है, ये देखो, है ना। हाँ जरूर ये वाली वहां नहीं मिली, बट वो तो सारी इसमें मिल गई, नहीं मिल गई, तो तरंगदैर्ध्य मैच करेगा। मतलब कहने का मतलब यही है कि जिस प्रकार से ऊर्जा निकालेगा वो उसी प्रकार से तो लेगा। तो कहने का मतलब अवशोषण और उत्सर्जन स्पेक्ट्रम मैच कर। मैं किसी का अवशोषण और उत्सर्जन स्पेक्ट्रम दोनों ही बना रहा हूँ, अवशोषण भी बना रहा हूँ, उत्सर्जन भी बना रहा हूँ। ये एक ही तत्वों का बना रहा हूँ, कोई मान लीजिए हाइड्रोजन है, अब वो उसका रेंज तो नहीं रहेगा, बट एक समझने के लिए है। अब मुझे नहीं मालूम हाइड्रोजन में कौन कौन से स्पेक्ट्रम, कौन कौन सी तरंगदैर्ध्य निकलेगी, क्योंकि बहुत सी तरंगदैर्ध्य निकलती है, एक दो नहीं है इसमें। तो मान लीजिए मैं सबसे पहले उत्सर्जन की बात करूं, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में हाइड्रोजन में कुछ इस तरीके से निकलेगा। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम जो है उसमें बहुत सी तरंगदैर्ध्य निकल जाएगी। अब मैं एक ही कलर से दिखा दूंगा सारा। इस तरीके से हमको ये कौन सा स्पेक्ट्रम मिला, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम मिला है। ठीक है, अब अवशोषण स्पेक्ट्रम की बात करें, अवशोषण स्पेक्ट्रम कैसे मिलेगा, इसी का अवशोषण स्पेक्ट्रम कैसे मिलेगा। इस तरीके से कोई मिलेगा, और जब मैच जरूर करेगा, जो तरंगदैर्ध्य उसकी वही तरंगदैर्ध्य इसकी, कोई जो भी होगा वो मैच जरूर करेगा, एक बात ध्यान रख लें। अब आप देख लीजिए, अगर मैं इसको इस पे लाऊं तो ये जो है सारी इस पर ऊपर चढ़ जाएगी, मतलब मैच कर जाएगी। तो ये अवशोषण और उत्सर्जन स्पेक्ट्रम इस तरीके से होते हैं, एक ही तत्व के बारे में। अब जो स्पेक्ट्रम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है हमारे लिए, क्यों? जैसे आपने जैसे मान लीजिए देखा है ना, हर एक वस्तु पर एक बार कोड लगा रहता है, बार कोड, है ना। तो वो बार कोड क्या है, उस वस्तु की एक यूनिक पहचान, एक अद्वितीय पहचान, है ना, जो कि उस वस्तु के बारे में हमें दिखाता है, समझाता है, बताता है ये वस्तु यही है, उसकी एक पहचान हो गई वो। तो इसी प्रकार जो है स्पेक्ट्रम भी किसी एक तत्व की पहचान है, किसी न किसी एक तत्व की आइडेंटिटी है। कैसे कि जैसे कि मान लीजिए मुझे ये मालूम चल गया हाइड्रोजन गैस है और उसका स्पेक्ट्रम ऐसा है, तो मैंने इसको संजो के रख दिया बढ़िया ढंग से और स्पेक्ट्रम की फोटो खींच ली। अब मान लीजिए कोई ये गैस है, मुझे नहीं पता ये हाइड्रोजन है या फिर क्या है, तो मैंने उसका या तो अवशोषण स्पेक्ट्रम निकाला या तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम निकाला। तो अवशोषण स्पेक्ट्रम या उत्सर्जन स्पेक्ट्रम निकालूंगा तो हमेशा यही मिलेगा। अगर वो हाइड्रोजन ही है तो उसका ऐसा ही मिलेगा, और हम मैच कर लेंगे हमारे पुराने फोटो से कि ये तो हाइड्रोजन का ही है, तो ये पता चल गया कि ये जो गैस है, अज्ञात गैस है, वो हाइड्रोजन गैस ही है। अब उसका भले अवशोषण निकालो उत्सर्जन निकालो, दोनों ही मैच करेगा, ठीक है कि नहीं। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कई सारे तत्वों की पहचान कि हमने एक नए तत्व की खोज की है या नहीं की है, स्पेक्ट्रम से मालूम चल गई। हमने जैसे से मिले, है ना, उनको लिया, उनका स्पेक्ट्रम रखा, और जो नई अज्ञात लग रहे थे या फिर जो तो उनका स्पेक्ट्रम निकाला, कोई एक तत्व है नया है या नहीं है, उससे फिर अवशोषण या उत्सर्जन स्पेक्ट्रम निकाला। अगर देखा बाकी वाले जो हमारे पास मिले हुए हैं उनके स्पेक्ट्रम से कोई मैच कर रहा है क्या, अगर कर रहा है तो ये वही गैस है, कोई नई खोज नहीं है। और अगर मान लीजिए कोई एकदम नया है तो इसका मतलब आपने एक नई तत्व की खोज कर ली है। जैसे कि मान लीजिए सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है, उसमें हमको क्या पता सूर्य में कौन सी गैस है या कौन सी नहीं है। तो जो भी प्रकाश वहाँ से आ रहा है हमने उसका स्पेक्ट्रम बनाया, तो जब स्पेक्ट्रम बनाया तो पता चला ये तो हीलियम के स्पेक्ट्रम से मैच करता है या ये हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम से मैच करता है, तो मालूम चल गया वहाँ पर वो गैस है वहाँ पर सूर्य से। एक और चीज़ याद आ गई कि देखिए मैंने अभी आपको एक पहली बात बताई थी कि सारे की सारी इलेक्ट्रॉन जो ऊर्जा लेते हैं वो सिर्फ एक ही जगह से ऊर्जा ले सकते हैं, एक ही जगह से ऊर्जा ले सकते हैं। वो कौन सी जगह है? ग्राउंड स्टेट से। परंतु देखो सूर्य के अंदर जो हाइड्रोजन परमाणु होते हैं वहाँ पर जो परमाणु, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऊर्जा है, बहुत ज़्यादा ऊष्मीय ऊर्जा है। तो इतनी ऊर्जा होने के कारण खूब सारी ऊर्जा है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन जिस प्रकार यहाँ पर रहते हैं उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी रहते हैं उसके अंदर, हाइड्रोजन के अंदर, जो सूर्य के अंदर हाइड्रोजन उपस्थित है उसके अंदर। तो उसके अंदर इस तरह से भी स्पेक्ट्रम मिल सकता है, हर जगह नहीं मिलेगा।
इस तरह का स्पेक्ट्रम भी मिल सकता है, अवशोषण स्पेक्ट्रम, हर जगह नहीं, सूर्य के लिए खासकर बात कर, क्योंकि वहां पर ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है। तो इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जिस प्रकार से रह रहे होते हैं, तो उसी प्रकार यहाँ पर भी वो अपनी ग्राउंड स्टेट मान लेते हैं, यहाँ पर भी आ जाते हैं, कहने का मतलब यहाँ पर ही पड़े रहते हैं, क्योंकि इतनी सारी ऊर्जा है वहाँ पर। तो जिस प्रकार इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रहते हैं, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन उस वहाँ पर इतनी ऊर्जा होने के कारण यहाँ पर भी पड़े रह जाते हैं। तो यहाँ पर भी पड़े रहेंगे तो यहाँ से भी ऊर्जा ले लेके ऊपर जा सकते हैं। तो वहाँ पर अगर सूर्य की बात की जाए तो ऐसे ऐसे स्पेक्ट्रम मिल सकते हैं, अदरवाइज हर जगह ये ऐसा संभव नहीं है। जहाँ पर खूब सारी ऊर्जा है वहाँ पर कुछ ऐसा मिल सकता है आपको, ठीक है। तो एक तरीके से स्पेक्ट्रम जो है वो एक गैस का बारकोड है, उसकी एक अद्वितीय पहचान है स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम से ये चीज़ हमको अच्छे से समझ में आ जाती है। यस, अब जो अवशोषण स्पेक्ट्रम है उसके लिए कितना मिलेगा, किस कक्षक के लिए अवशोषण स्पेक्ट्रम कितना होगा, इसके लिए फॉर्मूला अपना ये है। तो चौथे कक्षक में जब वो जा रहा है तो उसमें कितनी स्पेक्ट्रमी रेखाएं मिल सकती है। अगर उसको चौथे कक्षक में जा सकता है, मान लो उसको इतनी ऊर्जा मिली है ताकि वो चौथे कक्षक में जा सकता है, जैसे 1 2 3 4 इस कक्षक में जाने के लिए उतनी ऊर्जा मिल रही है पर्याप्त, तो कितने अवशोषण स्पेक्ट्रम हो सकते हैं। तो देखो, ऊर्जा तो चौथे कक्षक में जाने के लिए मिल रही है, तो जरूरी तो ना है वो हमेशा इधर ही जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन के लिए संभव नहीं है। चौथे कक्षक के लिए ऊर्जा मिली है तो यहाँ से यहाँ भी जा सकता है, यहाँ से यहाँ भी जा सकता है, और यहाँ से यहाँ भी जा सकता है। तो चौथे कक्षक में जब ऊर्जा जाने के लिए जब ऊर्जा मिली तो 3 स्पेक्ट्रम मिले, तो इसके लिए भी अपन को मालूम होना चाहिए कितनी स्पेक्ट्रमी रेखाएं अपन को मिलेगी। तो उसके लिए फॉर्मूला है n-1। ये फॉर्मूला किसके लिए है, जब अवशोषण स्पेक्ट्रम के लिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर चौथे में जाने के लिए आपको ऊर्जा मिली है, तो कितनी स्पेक्ट्रमी रेखाएं मिलेगी, 4 - 1 बराबर 3। देख लीजिए 3 स्पेक्ट्रमी रेखा मिलेगी, है ना। पांचवें में जाना है तो पांचवें में जाना है तो ये तो मिलेगी, एक पांचवें के लिए भी मिल जाएगी, पांचवें के लिए तो 5 - 1 कितनी मिले स्पेक्ट्रम रेखाएं मिलेगी, 4 स्पेक्ट्रम रेखाएं मिलेगी। तो ये अवशोषण स्पेक्ट्रम रेखाओं के लिए सूत्र है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, है ना। तो अवशोषण स्पेक्ट्रम रेखाएं उत्सर्जन से बहुत कम होती है। ओके, अब हम इसके बाद में जो है बात करते हैं स्पेक्ट्रम सीरीज की बात करते हैं। जैसे कि ये जो स्पेक्ट्रम रेखाएं परमाणुओं से मिली है, तो वैज्ञानिकों ने अध्ययन करके देखा कि उन्हीं जो स्पेक्ट्रम रेखाओं को बांट दिया उन्होंने, किसी क्या कहते हैं श्रेणी में बांट दिया। जैसे मैंने तो आपको सारी, मान लीजिए मैंने एक सारी की सारी स्पेक्ट्रम बना दिया। अब वैज्ञानिकों ने उन्हीं स्पेक्ट्रम को बांट दिया, क्योंकि वो विशिष्ट प्रकार के थे तो उनको एक श्रेणियों में बांट दिया। उनमें एक पर्टिकुलर एक विशिष्ट बात थी, इसलिए उन्होंने उसको श्रेणी में बांट दिया कि ये भी इनकी एक विशिष्ट बात है, इनका नाम मैं लाइमन, एक श्रेणी बना दो इसको, इसका नाम लाइमन श्रेणी। एक दूसरी इसकी एक विशिष्ट बात है, इसको बार्मर श्रेणी, पास्टन श्रेणी। इस तरीके से श्रेणियों में बांट दिया गया इन्हीं स्पेक्ट्रम्स को, जो हमने स्पेक्ट्रम की बात हमने की है, ठीक है। तो वही अवशोषण या उत्सर्जन स्पेक्ट्रम को, तो इनको कौन कौन सी श्रेणी में बांटा गया। देखो, सबसे पहले जो अध्ययन किया था वो बाल्मर ने किया था, बाल्मर कह सकते हैं इनको। तो बाल्मर ने सबसे पहले अध्ययन किया था। क्यों? बाल्मर ने 1885 में इनका अध्ययन करके बताया था, और उन्होंने जो अध्ययन किया था वो सारे के सारे जो विकिरण थी, विद्युत चुंबकीय तरंगें थी या स्पेक्ट्रमी रेखाएं थी, वो दृश्य प्रकाश की थी। फिर से बता देता हूँ, क्योंकि इनको दिख गई थी वो, इसलिए इन्होंने उनको एक नाम दे दिया, बाल्मर श्रेणी, उनको एक नाम दे दिया गया। फिर पता चला कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं वो सिर्फ दृश्य प्रकाश की रेंज की नहीं है, जो दिखती है वही नहीं है, बहुत सी अदृश्य भी है। तो लोगों ने सोचा क्या पता अदृश्य भी निकल रही होगी इससे। फिर और श्रेणियां मिलती गई और उन लोगों के नाम पर, वैज्ञानिकों के नाम पर उन श्रेणियों के नाम रख दिए गए। जैसे बाल्मर के नाम पर बाल्मर श्रेणी, लाइमन के नाम पर लाइमन श्रेणी, इस तरीके से दे दी गई। हम तो अभी क्रम से पढ़ते हैं, क्रम से पढ़ेंगे। सबसे पहले जो श्रेणी होगी वो लाइमन श्रेणी, बाकी अध्ययन सबसे पहले बाल्मर ने ही किया था। लाइमन श्रेणी, ओके। लाइमन श्रेणी क्या है, ये कब मिलती है, ये कौन सी स्पेक्ट्रमी रेखाएं, मैंने कहा ना विशेष स्पेक्ट्रमी रेखाएं हैं, उनको एक सीरीज बोल दिया गया। तो ये कैसे विशिष्ट हुई, देखिए मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूं। मैं अभी ऊर्जा स्तर बना रहा हूं
कुछ ऊर्जा स्तर, उससे हम समझ लेंगे कौन कौन सी श्रेणियां हैं, कैसे श्रेणियां हैं, उनको कैसे बांटेंगे हम आगे। ये निम्नतम ऊर्जा स्तर हो गया। और ये अनंत वाली है, सबसे ऊपर वाली जो है वो अनंत। ओके, ये n बराबर 1 है, ये n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5, n बराबर 6 और ये n बराबर अनंत ऊर्जा स्तर। ठीक है, तो लाइमन सीरीज जो है, लाइमन श्रेणी के अंदर वो स्पेक्ट्रमी रेखाएं हम लेते हैं, उन स्पेक्ट्रमी रेखाओं को लेते हैं जब वो इलेक्ट्रॉन जो है सीधा पहले वाले कक्षक के अंदर गिरता है, मूल अवस्था में गिरता है, कहीं से भी गिरे मूल अवस्था में जाके आ जाए। तो जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर हम बनाएं तो पहले के लिए जैसे अनंत से यहाँ पर आ सकता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ आ सकता है। पहले में कितनी तरीके से आ सकते हैं ये देखिए, और भी जितने अनंत मैंने बनाए नहीं हैं, ठीक है कि नहीं है, अगर वो अनंत बन जाते हैं तो सारे के सारे हमें लेने पड़ेंगे। ये यहाँ से यहाँ आ सकता है, यहाँ से यहाँ आ सकता है, और यहाँ से भी यहाँ आ सकता है। ये देखिए पहले में कूदने के कितने स्टाइल्स है, इस तरीके से कूद सकता है। तो जब इस तरीके से जब वो सारे इलेक्ट्रॉन पहले में कूदते हैं, कहीं से भी किसी भी उत्तेजित अवस्था से पहले में कूदते हैं, तो जो ये जो सीरीज बनती है, ये जो समूह बनता है स्पेक्ट्रमी रेखाओं का, इसको एक श्रेणी बोल दिया गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइमन श्रेणी। लाइमन श्रेणी, ठीक है इसकी। तो ये एक विशिष्ट बात थी, सारे के सारे पहले में कूदते हैं। और एक उसकी एक विशिष्ट बात है कि जो इस केस में जो तरंगदैर्घ्य मिलेगी उसकी अपनी एक फिक्स रेंज है। फिक्स रेंज कह सकते हैं कि वो सबसे ज़्यादा रेंज वाले हैं, सबसे कम रेंज वाले हैं कह सकते हैं। उसमें वो जो मिलते हैं आपको विद्युत चुंबकीय, देखो आप जब विद्युत चुंबकीय तरंग एक चैप्टर आएगा तो हम उसमें कहेंगे जो विद्युत चुंबकीय तरंग है उसमें पराबैंगनी किरणें भी होती है, उसमें दृश्य प्रकाश जो हमें दिख रहा है वो भी होता है, उसमें अवरक्त किरणें भी होती है, अवरक्त प्रकाश भी होता है, तो बहुत सी विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है। तो जो लाइमन श्रेणी में जो अपन को विद्युत चुंबकीय तरंगें मिलती है वो सारी की सारी कौन सी होती है, अल्ट्रावायलेट, पराबैंगनी होती है। ये वाला सारा सेट पराबैंगनी से संबंधित है, मतलब जो भी मिलेगी वो जो तरंगदैर्घ्य किसके अंदर आएगी, पराबैंगनी वाले के अंदर आएगी, है ना। विद्युत चुंबकीय तरंगे पढ़ेंगे तो ये सब क्लियर हो जाएगा, ये वाली चीज पराबैंगनी क्या है। एक तरंगदैर्घ्य का ऐसा सेट, तो उस तरंगदैर्घ्य के सेट को हम बोलेंगे ये पराबैंगनी विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये वाले तरंगदैर्घ्य का जो सेट है ना। फिर उससे ज्यादा वाला जो तरंगदैर्घ्य का सेट है उसको पराबैंगनी के बाद आता है दृश्य प्रकाश, उससे भी बड़ा तरंगदैर्घ्य का सेट है उसे हम बोलते हैं अवरक्त। तो इस तरीके से हमने बांट दिया है। तो ये वाली सारी पराबैंगनी, इसलिए स्पेशल। हाँ देखिए, हमें किसी का भी तरंगदैर्घ्य निकालना, इसका तो n1 और n2 चाहिए। हमारे पास सूत्र कौन सा है, जो है सूत्र जो हमारा है 1/λ बराबर
1 बटा लैम्डा बराबर आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, जहां पर n1 क्या है, निम्नतम ऊर्जा स्तर वाला, जो भी निम्नतम है, और n2 क्या है, कोई उच्चतम ऊर्जा स्तर वाला का परमाणु सॉरी क्वांटम संख्या है। इसके अंदर जब लाइमन की बात करें तो n1 तो हमेशा फिक्स हो गया भाई। लाइमन में क्या है, इस वाले की तरंग दैर्ध्य निकाली अनंत से 1, इस वाले की निकालनी है 6 से 1, इस वाले की निकालनी है 5 से 1, तो n1 तो हमेशा के लिए फिक्स है ना। तो लाइमन के लिए n1 क्या है 1, और n2 क्या है लाइमन के लिए 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, और यहां तक अनंत तक कोई भी हो सकता है। ये लाइमन के लिए n1 और n2 फिक्स है। तो लाइमन सॉरी n1 फिक्स है, n2 कुछ भी हो सकता है, उससे ज्यादा, 1 से ज्यादा में, तो n2 ये सब हो सकते हैं, ये सब पॉसिबल है। तो ये हमने पढ़ ली कौन सी सीरीज, लाइमन सीरीज। अब बात करते हैं बामर सीरीज की। हम क्रम से बात कर रहे हैं बामर सीरीज। बामर सीरीज के अंदर जो है वो वाली स्पेक्ट्रमी रेखाएं आती है जिसमें सारी की सारी जो है वो दूसरे कक्षक में गिरती है, दूसरे कक्षक में गिरेगी। जैसे कि मैं बात करूं, यहां से अनंत से आया, ये दूसरे में गिर रही है, ठीक है। इससे आया और दूसरे में गिर रही है, ये मान लीजिए ये भी, और तीसरे से आया, फिर भी दूसरे में गिर रही है, चौथे से इलेक्ट्रॉन कूद रहा है दूसरे में, सॉरी तीसरे से भी दूसरे में, और ये तीसरे से भी दूसरे में, ये। तो इसे हम बोलते हैं, जब भी इलेक्ट्रॉन दूसरे कक्षक में गिरता है, दूसरे ऊर्जा स्तर में गिरता है, तो उस वाले जो श्रेणी को हम बोलेंगे बामर श्रेणी। ठीक है, तो बामर श्रेणी के लिए n1 क्या हो गया, n1 देखिए सब आ रहे थे, अनंत से 2, 6 से 2, 5 से 2, 4 से 2, 3 से 2, तो भले कोई भी बामर की कोई भी श्रेणी पकड़ लो, कोई भी स्पेक्ट्रमी रेखा पकड़ लो, उसके लिए n1 तो 2 ही रहा। n2 क्या रहा, n2 देखो कभी 1 नहीं हो सकता है ना, n2 क्या है 3 से 2, 4 से 2, तो n2 3, 4, 5, ये इस तरीके से अनंत हो सकते हैं। ठीक है, अब ये वाली जो सीरीज है वो मैंने कहा ना बामर ने देख ली थी, उनको दिख गई थी, और दिखने वाली जो होती है वो किस में होती है, दृश्य प्रकाश में। तो ये वाली जो सीरीज है वो दृश्य प्रकाश से संबंधित है, दृश्य प्रकाश, ठीक है ना, ये दृश्य प्रकाश से संबंधित है। बामर ने जो अपनी पहली सीरीज थी उसको H अल्फा बोला, दूसरी वाली को H बीटा बोल दिया, तीसरी वाली को H गामा, चौथी वाली को H डेल्टा, इस तरीके से अनंत वाली को H अनंत, इस तरीके से बोलते गए। अल्फा बीटा उन्होंने नाम दिया था। जैसे पहली स्पेक्ट्रमी रेखा कौन सी होती है, ये भाई लाइमन के लिए पहली स्पेक्ट्रमी रेखा ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है, पांचवी ये है, छठी ये है। बामर के लिए पहली ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है, पांचवी ये है। तो बामर ने इसको बोला H अल्फा, इसको बोला H बीटा, H गामा, H डेल्टा, इन्होंने इस तरीके से बोला। तो आपको ध्यान रखना, कभी आ जाए H अल्फा क्या है तो इस तरीके से नहीं कि अनजान रहे। बामर की पहली स्पेक्ट्रमी रेखा H अल्फा कह सकते हैं, बामर नहीं बोला था। दूसरी को बामर ने H बीटा बोला था, तीसरी को H गामा और H डेल्टा। H क्यों, क्योंकि उन्होंने हाइड्रोजन पे एक्सपेरिमेंट हुआ था सबसे पहले, तो इसलिए H। अब बात करते हैं, बामर हो गया, लाइमन बामर, उसके बाद में पाश्चन की बात करते हैं। पाश्चन सीरीज, पाश्चन के अंदर क्या आता है देखते हैं। सारे के जो सारे हैं वो सब किसके अंदर घिर जाते हैं, तीसरे में। इस तरीके से सारे के सारे जो है वो तीसरे में घिर जाएंगे। ये इस तरीके से सभी कहीं से भी आए बस तीसरे में घिर जाए। अनंत से आया तीसरे में घिसा, छठे से आया तीसरे में गिरा, पांचवे से आया तीसरे में गिर रहा है, चौथे से भी आया और तीसरे में गिरना।
ये इस तरीके से सभी के सभी अगर तीसरे में कूदे तो ये वाली जो सीरीज है उसे हम क्या बोलेंगे, पाश्चन सीरीज, पाश्चन श्रेणी। हाँ, पाश्चन श्रेणी के लिए हमेशा n1 का मान कितना हो गया, n1 का मान हमेशा के लिए 3, n1 का मान हो गया हमेशा के लिए 3, n2 का मान क्या हो गया 4, 5, 6, कोई भी हो सकता है इनमें से, है ना, इससे ज़्यादा 3 से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। और हाँ, ये जो है वो कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सी सेट में आता है, आपको कौन सी सेट में मिलता है, ये वाला मिलता है आपको इंफ्रारेड या अवरक्त के अंदर, अवरक्त कह सकते हैं उसको, अवरक्त जो है प्रकाश है वो हमें इन तरंगदैर्ध्यों के अंदर मिलता है। चलिए, और इसके बाद में पाश्चन ब्रैकेट, ब्रैकेट में कौन कौन सी आएगी वो भी देख लीजिए। ब्रैकेट में सारे के सारे किस में कूदते हैं, चौथे के अंदर, तो देख लेते हैं सारे के सारे। अनंत से भी आया और वो किस में गिरा, चौथे में। छठे से आया वो भी गिरा चौथे में। पांचवें से आया किस में गिर गया, चौथे में। इस तरह से जो हमें स्पेक्ट्रम का श्रेणी जो मिली है उसे हम बोलते हैं ब्रैकेट श्रेणी, ब्रैकेट। ब्रैकेट श्रेणी, ठीक है। उसके लिए n1 का मान कितना हो गया, हमेशा के लिए 4, और n2 क्या हो गया 5, 6, 7, 8, इस तरीके से अनंत तक जाएगा। और ब्रैकेट, और ये भी अवरक्त के अंदर मिलता है। अगला जो होगा वो ब्रैकेट के बाद में होगा फुंड। फुंड के अंदर जो है सारी की सारी जो है वो छठे में गिरेगी। जैसे सारी की सारी जो है छठे वाले ऊर्जा स्तर में गिर जाती है, ये इस तरीके से। छठे में क्या, पांचवें में, सॉरी, सारी की सारी पांचवें में गिर जाती है ना। अनंत से आएगी तो पांचवें में गिरेगी, और छठे से आएगी तो भी पांचवें में गिरेगी। तो ये वाला जो सीरीज हमें मिलता है वो फुंड श्रेणी। इसके लिए हमेशा के लिए n1 का मान कितना हो गया 5, और n2 का मान कितना हो गया 6, 7, 8, इस तरीके से अनंत तक। हाँ, तो हम इसको भी लिख देते हैं। लाइमन हो गया, बामर, पाश्चन। फिर है ब्रैकेट। ब्रैकेट श्रेणी के अंदर n1 जो है वो है 4, और n2 क्या हो गया 5, 6, 7, इस तरीके से अनंत। और फुंड में n1 हो गया 5, और n2 क्या हो गया 6, 7, 8, 9, इस तरीके से अनंत। ठीक बात। तो ये हमने, और ये भी किस में होती है, अवरक्त के अंदर, और ये वाला भी किस में आता है, अवरक्त के अंदर। याद रखना है अवरक्त क्या चीज़ है वो समझ जाएंगे आप जब चैप्टर आएगा इसका। ठीक है, तो ये हमने जो श्रेणियों में बांटा था उत्सर्जन या अवशोषण। हाँ, एक बात आप बता सकते हो क्या, उत्सर्जन तो सारी मिलेगी। ये देखिए, उत्सर्जन का ही डायग्राम बना सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उत्सर्जन तो सारी मिलेगी। उत्सर्जन में लाइमन मिलेगी, लाइमन उत्सर्जन मिलेगी, बामर उत्सर्जन दिख रही है, सब उत्सर्जन है। पाश्चन उत्सर्जन, ब्रैकेट उत्सर्जन श्रेणी और फुंड उत्सर्जन श्रेणी मिलेगी। क्या सारी की सारी अवशोषण श्रेणी मिल सकती है क्या? क्या आपको फुंड अवशोषण श्रेणी, ब्रैकेट अवशोषण श्रेणी, पाश्चन और ये लाइमन अवशोषण मिल सकती है क्या? तो मैंने आपको एक डायग्राम बताया था, यहाँ पर आप समझिए कि अवशोषण श्रेणी में कुछ इस तरीके से ही मिल सकता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए पहले से जा रहा है तो उसे बोलते हैं लाइमन। जैसे जिस प्रकार पहले मैं कूदना लाइमन है, तो पहले से जाना लाइमन। और हम तो जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है अवशोषण के टाइम सिर्फ पहले से ही जाते हैं, अवशोषण के टाइम सिर्फ पहले से ही जाते हैं वो ऊपर। तो अवशोषण के अंदर यही मिलेगी, मतलब ये हमेशा अवशोषण के अंदर लाइमन सीरीज ही मिलती है। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप नोट कर दीजिएगा कि लाइमन सीरीज ही मिलती है अवशोषण के अंदर, और बाकी वाली सीरीज अवशोषण स्पेक्ट्रम में नहीं मिलती। बाकी वाली श्रेणियां अवशोषण स्पेक्ट्रम में नहीं होती लाइमन के अलावा। हाँ, कौन सा केस बताया था, किस केस में मिल सकती है कुछ और? सूर्य के केस में। सूर्य में मैंने कहा था कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी रहते हैं, और वो यहाँ पर रहते हैं तो यहाँ से भी चले जा सकते हैं, दूसरे से भी उठ सकते हैं। पहले से तो उठेंगे, दूसरे से भी ऊपर जा सकते हैं। तो दूसरे से अगर ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो वो वाली सीरीज को क्या बोलेंगे, बामर सीरीज।
हाँ, सूर्य के केस में जब हाइड्रोजन परमाणु है वो वहां पर वो लाइमन सीरीज भी देगा, वो बामर सीरीज भी देगा, परंतु नॉर्मली सामान्यतः हमेशा अवशोषण कौन सा मिलता है? लाइमन सीरीज ही मिलता है। सामान्यतः अवशोषण में लाइमन सीरीज ही मिलता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है ना। ये वाली बात आपने समझ ली। अब जो न्यूमेरिकल करने के लिए आपको ध्यान रखना है वो वाली बातें आपको समझा देता हूँ। न्यूमेरिकल में आता है अधिकतम तरंगदैर्ध्य निकालिए, न्यूनतम तरंगदैर्ध्य निकालिए, अधिकतम आवर्ती निकालिए, न्यूनतम आवर्ती निकालिए। तो एक फॉर्मूला आपको मालूम है, E = h न्यू और न्यू = c/λ। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद है। अब अधिकतम और न्यूनतम पूछ ले तब आप n1 और n2 क्या रखेंगे, इसको आपको समझना है। भाई किसी के लिए n1 तो हमेशा के लिए सबके लिए फिक्स हो गया है, लाइमन बामर पास्टन ब्रैकेट फूड, n1 तो सबके लिए फिक्स है। हमारी कहानी n2 के लिए है कि n2 हम कैसे जज करें, कैसे समझे n2 क्या होगा। तो देखिए आपको मालूम है अधिकतम ऊर्जा, ये देखिए यहां पर मैंने ये फॉर्मूला बनाया, तो जब अधिकतम ऊर्जा होगी, ऊर्जा अधिकतम होगी तब तरंगदैर्ध्य भी अधिकतम होगा, और जब ऊर्जा अधिकतम होगी तो ऊर्जा अधिकतम होगी तो आवर्ती अधिकतम होगी। देखिए समानुपाती, और ऊर्जा और लैम्डा क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। तो जब ऊर्जा अधिकतम होगी तो लैम्डा क्या होगी? न्यूनतम, और ऊर्जा न्यूनतम होगी तो लैम्डा क्या होगा? अधिकतम। तो इन दोनों के लिए पढ़ रहे हैं, मान लो आवर्ती पूछ रहे, अधिकतम आवर्ती और अधिकतम लैम्डा, दोनों के लिए अच्छे समझ लेंगे। देखिए आप मुझे एक बात बताइए, अनंत जब अधिकतम ऊर्जा कब निकलेगी? लाइमन के केस में अधिकतम ऊर्जा, ये इस केस में अनंत से जब गिरेगा, तो अधिकतम ऊर्जा का केस ये रहा, अनंत से 1 में आया लाइमन के लिए, अनंत से जब आ रहा होता है तब, और हर एक के लिए जब अनंत से है। यहां पर अनंत वाला बनाया नहीं है, इसमें अनंत वाला भी बना दे। ये वाला ठीक है, इस केस में भी, और इसमें भी अनंत वाला बना दीजिए। हाँ, आप देख पा रहे होंगे इस केस के अंदर अधिकतम का है? अनंत से जब आ रहा है। इस केस में भी देख लो अधिकतम कब ऊर्जा निकलेगी? अनंत से जब आ रहा है। ज्यादा गैप किस में है? अनंत से वाला, ये देख लो। तो एक्चुअल में हम क्या समझे, अधिकतम ऊर्जा कब निकलेगी? किसी भी श्रेणी के अंदर जब वो अनंत से कूदेगा, ठीक है नहीं। अब लाइमन में तो पहले में कूदेगा, वो तो अलग फिक्स है। तो अधिकतम ऊर्जा कब मिलती है? जब अनंत से कूदता है, अनंत से जब कूदता है, अनंत से जब कूदता है, अनंत से, जिसका n2 क्या हो? अनंत हो, उस समय अधिकतम ऊर्जा मिलती है। अधिकतम ऊर्जा जब n2 अनंत हो तो अधिकतम ऊर्जा, और अधिकतम ऊर्जा मतलब अधिकतम आवर्ती। तो जब अधिकतम आवर्ती का केस करना हो तब आप n2 क्या रखेंगे? अनंत। तो अधिकतम आवर्ती, यही अधिकतम आवर्ती का केस है। सीधा पूछेगा अधिकतम आवर्ती बताइए, तो आप वहां पर n2 क्या मान के चलेंगे? अनंत। और अब मुझे बताइए जब अनंत से जब कूदा अधिकतम ऊर्जा है तो उस समय लैम्डा या तरंगदैर्ध्य क्या मिलेगा? न्यूनतम। तो जब आपको पूछ ले न्यूनतम तरंगदैर्ध्य, न्यूनतम तरंगदैर्ध्य, तो उसके लिए n2 क्या होगा? अनंत। समझ गए? तो ये हो गया n2 की कहानी। जब अनंत में हो, अनंत से जब आ रहा हो, उस समय न्यूनतम तरंगदैर्ध्य मिलता है और अधिकतम आवर्ती मिलती है, अधिकतम ऊर्जा मिलती है। ये अच्छे से आपको याद रखना है। अब इसका जस्ट उल्टा क्या कि मान लीजिए हमको अधिकतम नहीं न्यूनतम, सॉरी मान लीजिए अधिकतम तरंगदैर्ध्य चाहिए, तो देखिए मुझे बताइए सबसे कम ऊर्जा किस में निकल रही है? इस केस में जब अपने सब पहली स्पेक्ट्रमी रेखा निकाल रहा है, जैसे मान लो लाइमन 1 है तो 2 से 1 में आ रहा है तो न्यूनतम ऊर्जा निकल रही है। यहां पर देखा बामर में 2 में कूद रहे हैं तो 3 से 2 पहली स्पेक्ट्रमी रेखा न्यूनतम ऊर्जा, 4 से 3 न्यूनतम ऊर्जा। मतलब जब वो अपने जस्ट ऊपर वाले से कूदे तब न्यूनतम ऊर्जा निकलती है, जस्ट ऊपर वाले से कूदे। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, जब n2 क्या हो, n2 जैसे लाइमन के लिए क्या हो, लाइमन के लिए हो 2, तो उस केस में पहली स्पेक्ट्रमी रेखा लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं पहली स्पेक्ट्रमी रेखा, ये अच्छे समझ में आ जाएगा। पहली स्पेक्ट्रमी रेखा, पहली स्पेक्ट्रमी रेखा का मतलब वो जस्ट अपने ऊपर वाले से ही कूदना। पहली स्पेक्ट्रमी रेखा में क्या होता है? न्यूनतम ऊर्जा निकलती है, न्यूनतम ऊर्जा निकलती है पहली स्पेक्ट्रमी रेखा से, और न्यूनतम ऊर्जा निकलती है, इसका मतलब ऊर्जा न्यूनतम है तो आवर्ती भी न्यूनतम है, तो न्यूनतम आवर्ती निकलेगी उस केस में। और आपको मालूम है जब न्यूनतम ऊर्जा है तो तरंगदैर्ध्य क्या होगा? ऊर्जा न्यूनतम है तो तरंगदैर्ध्य अधिकतम होगा। इस केस में आपको अधिकतम तरंगदैर्ध्य निकलता है, अधिकतम तरंगदैर्ध्य आपको मिलेगा, तरंगदैर्ध्य। इस तरीके से आपको पूछ सकता है न्यूनतम अधिकतम, तो हमें वहां पर n2 जज करना है ना। न्यूनतम तरंगदैर्ध्य पूछ लिया, n2 हमने अनंत रख दिया। न्यूनतम क्या पूछ ली, अधिकतम तरंगदैर्ध्य पूछ लिया, तो हमने n2 क्या रख लिया। जैसे मान लीजिए बामर है, 2 नंबर वाला है
तो 3 हो जाएगा N2 उसके लिए, है ना। 5 चने 3 नंबर वाला है तो इसका मतलब उसके लिए N2 4 हो जाएगा, जस्ट उसके ऊपर वाले से। उसको हम पहली स्पेक्ट्रमी रेखा बोलते हैं। ये भी आप ध्यान रख लीजिए, ये पहली स्पेक्ट्रमी रेखा जो सबसे पास से आती है, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, ठीक है ना। तो कोई सी भी स्पेक्ट्रमी रेखा अपन उसका तरंगदैर्ध्य ज्ञात कर सकते हैं। नंबर भी पूछ सकता है कि 10वीं स्पेक्ट्रमी रेखा इसका, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे मान लीजिए बामर की तीसरी स्पेक्ट्रमी रेखा की तरंगदैर्ध्य निकालो, बामर की तीसरी स्पेक्ट्रमी रेखा की तरंगदैर्ध्य। तो बामर के लिए N1 के लिए सोचना ही नहीं, N1 2, और तीसरी स्पेक्ट्रमी रेखा, पहली स्पेक्ट्रमी रेखा सोचिए 3 से 2, दूसरी 4 से 2, तीसरी 5 से 2, तो 5। तो इस तरीके से इस नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम रेखा का नंबर देकर भी हमको कुछ पूछ सकता है ना, तो हम उसका भी जवाब अच्छे से दे देंगे, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम रेखा का नंबर अगर अपन को दे दे तो आज हमने स्पेक्ट्रमी रेखा से संबंधित बात की है कि स्पेक्ट्रम क्या होते हैं, है ना, और स्पेक्ट्रम कितने तरह के, सतत, रेखिक और उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के बारे में हमने बात की है, अवशोषण स्पेक्ट्रम के बारे में बात की है ना। अवशोषण स्पेक्ट्रम की रेखाएं कम मिलती है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम रेखाएं ज़्यादा मिलती है, इसके लिए भी हमने बात की। हमने कहा ये कि इसका विशिष्ट गुण है स्पेक्ट्रम, है ना, हर एक तत्व का अपना एक बार कोड है एक्चुअल में स्पेक्ट्रम। और ये हमने श्रेणियों के बारे में बात की, और न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करने उसके लिए हम बात की, कब क्या पूछ रहे तो उसके लिए हमें N1 क्या समझना है, N2 क्या समझना, ये भी अपन ने कल आज बात कर ली है। जो है नेक्स्ट डे जो है हम जो है इनसे रिलेटेड नेक्स्ट क्लास के अंदर जो आज हमने किया उससे रिलेटेड फिर से क्वेश्चंस करेंगे, और अच्छे वाले क्वेश्चंस होंगे। इसके लिए आप आज के जो लेक्चर है उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि न्यूमेरिकल करने में आपको मज़ा आएगा। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।